नमस्ते। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीराज चौहान से जुड़े स्रोतों पर गहराई से नजर डालेंगे। बिल्कुल। एक ऐसा नाम जिसके इर्द गिर्द वीरता, रोमांस, राजनीति और एक दुखद अंत की कई परतें लिपटी हुई हैं। 12वीं सदी के आखिर में जब उत्तर भारत का राजनीतिक मंजर तेजी से बदल रहा था, पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही अहम किरदार बनकर उभरे। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि इन स्रोतों के आधार पर उनके जीवन, उनके समय और उनकी विरासत के बारे में क्या खास बातें सामने आती हैं। कहाँ से शुरू करें? उनके बचपन और शुरुआती सालों से? हाँ, जैसे ही रहेगा। पृथ्वीराज का जन्म गुजरात में लगभग 1166 ईस्वी के आसपास हुआ। उनके पिता सोमेश्वर, वो चौहान वंश के राजा थे, और माँ कर्पूरी देवी एक कलचुरी राजकुमारी थी। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में ही हुआ। ओह। हाँ, क्योंकि उनके पिता सोमेश्वर का पालन पोषण भी उनके ननिहाल यानी गुजरात के चौलुक्य सोलंकी जिन्हें कहते हैं, उनके दरबार में ही हुआ था। अच्छा, तो गुजरात से उनका रिश्ता काफी गहरा था शुरू से ही। और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या पता चलता है? क्या वो सच में इतने ज्ञानी थे जैसा कुछ किस्सों में बताया जाता है? कई भाषाएं वगैरह। देखिए, मध्यकालीन विवरण जो हैं, जैसे पृथ्वीराज विजय है, वो बताते हैं कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिली थी। ये कहा जाता है कि वो कई भाषाएं जानते थे। कुछ ग्रंथ 6 बताते हैं, तो कुछ जैसे पृथ्वीराज रासो वो तो 14 तक कह देते हैं। 14? वो तो शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर होगा। हाँ बिल्कुल, वो शायद थोड़ी अतिशोक्ति हो, पर हाँ, इतिहास, गणित, दवा इलाज, सैन्य विज्ञान, चित्रकला, दर्शन और धर्म जैसे कई विषयों में उनकी जानकारी अच्छी बताई जाती है। और तीरंदाजी में तो बहुत माहिर थे, ये बात तो कई स्रोत मानते हैं। और महज 11 साल की उम्र में राजा बन गए 1177 ईस्वी में। ये तो बहुत ही कम उम्र है इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए। हाँ, पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद, और जाहिर है नाबालिग होने के कारण उनकी माँ कर्पूरी देवी ने संरक्षिका रीजेंट के तौर पर शासन संभाला। अच्छा, रीजेंट के तौर पर। हाँ, उन्होंने एक सलाहकार परिषद की मदद से राजकाज चलाया। ये उस दौर के लिए एकदम अनूठी बात तो नहीं थी, पर हाँ, एक महिला का सत्ता संभालना फिर भी महत्वपूर्ण था। इस शुरुआती दौर में उनके सलाहकार कौन थे? क्या कोई खास मंत्री थे जिनका प्रभाव रहा? बिल्कुल, उनके मुख्यमंत्री थे कदम्बवास। वो बहुत अहम थे, एक काबिल प्रशासक भी और सैनिक भी। लोक कथाओं में उन्हें कयामास भी कहा जाता है। हाँ, कयामास नाम सुना है। हाँ, कहा जाता है कि पृथ्वीराज की शुरुआती जो सैन्य सफलताएं थीं, वो उन्हीं की देखरेख में मिली। एक और महत्वपूर्ण मंत्री थे भुवैनी कमल, जो उनकी माँ के चाचा थे, और वो भी एक बहादुर सेनापति माने जाते थे। लेकिन कदम्बवास के बारे में कुछ कहानियां ऐसी भी हैं कि बाद में पृथ्वीराज ने ही उन्हें मरवा दिया था। क्या इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, इस बारे में अलग-अलग और अक्सर विरोधाभासी कहानियां मिलती हैं, खासकर पृथ्वीराज रासो जैसी बात की रचनाओं में। कोई कहानी कहती है कि राजा ने उन्हें किसी रानी के कक्ष में पाकर मार दिया। कोई कहती है कि किसी ने राजा के कान भरे कि वो दुश्मनों से मिला हुआ है, मुस्लिम आक्रमणों के लिए जिम्मेदार है वगैरह। लेकिन जो ज्यादा भरोसेमंद और समकालीन स्रोत हैं, जैसे पृथ्वीराज विजय, उनमें ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं मिलता। अच्छा। तो इन कहानियों की ऐतिहासिक सटीकता जो है वो संदिग्ध है। हो सकता है ये बाद में जोड़ी गई हों कहानी को और नाटकीय बनाने के लिए। तो कब उन्होंने राजकाज पूरी तरह अपने हाथ में लिया? कब वो बालिग हुए शासन के लिए? माना जाता है कि लगभग 1180 ईस्वी तक, यानी करीब 14-15 साल की उम्र में पृथ्वीराज ने शासन का असली नियंत्रण संभाल लिया था। सत्ता संभालने के फौरन बाद उनके सामने क्या चुनौतियां थी? क्या उन्होंने सीधे युद्धों पर ध्यान दिया या पहले घर संभाला? सबसे पहले उन्हें घर की ही चुनौतियों से निपटना पड़ा। उनके चचेरे भाई थे नागार्जुन, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। अच्छा, परिवार में ही? हाँ, नागार्जुन जो थे पृथ्वीराज के चाचा विग्रहराज चतुर्थ के बेटे थे, और सिंहासन के लिए परिवार में पुरानी खींचतान थी। तो नागार्जुन ने गुड़पुरा, जो शायद आज का गुड़गांव है, उसके किले पर कब्जा कर लिया था। तो पृथ्वीराज ने इस विद्रोह को कैसे दबाया? पृथ्वीराज ने एक बड़ी सेना लेकर गुड़पुरा को घेर लिया। नागार्जुन तो लड़ाई शुरू होते ही भाग गया, लेकिन उसके जो सेनापति थे देवभट्ट, वो डटे रहे। आखिरकार पृथ्वीराज की सेना जीती, और इस जीत के बाद हारे हुए सैनिकों के साथ काफी सख्ती बरती गई, यहां तक कि उनके सिरों की माला बनाकर अजमेर किले के दरवाजे पर टांगने का भी जिक्र मिलता है कुछ स्रोतों में। बाप रे, ये तो काफी भयानक है। हाँ, ये दिखाता है कि अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए वो शुरुआत से ही कठोर कदम उठाने से नहीं झिझके। वाकई कठोर।
इसके बाद भड़ानकों के साथ भी उनका संघर्ष हुआ। ये कौन लोग थे भड़ानक? हाँ, 1182 ईस्वी से कुछ पहले की बात है ये। भड़ानक एक छोटा राजवंश था जिनका शासन शायद आज के राजस्थान हरियाणा सीमा क्षेत्र जैसे भिवानी, रेवाड़ी या अलवर के आसपास के इलाके में था। पृथ्वीराज ने उन्हें हराया। अच्छा। और इससे दिल्ली के आसपास चौहानों का प्रभाव और मजबूत हुआ। ये उनकी शुरुआती सैन्य जीतों में से एक मानी जाती है। और फिर उनका ध्यान गया बुंदेलखंड के चंदेलों पर। ये तो एक बड़ा और स्थापित राज्य था उस समय। बिल्कुल। लगभग 1182-83 ईस्वी में पृथ्वीराज ने जेजाग भुक्ति यानी आज का बुंदेलखंड उस पर चढ़ाई की। वहां चंदेल राजा परमर्दी का शासन था। मदनपुर नाम की जगह से मिले शिलालेख हैं, वो बताते हैं कि पृथ्वीराज ने चंदेल इलाके को तहस नहस कर दिया था। इस लड़ाई का जिक्र कई लोक गाथाओं में भी है, जैसे आलाखंड या पृथ्वीराज रासों में भी, हालांकि बहुत बड़ा चढ़ाकर नाटकीय ढंग से। वही आल्हा उदल वाली प्रसिद्ध कहानी जो बहुत सुनी है। हाँ, वही कहानी बहुत नाटकीय है कि पृथ्वीराज के सैनिक गलती से चंदेल इलाके में चले जाते हैं, फिर झगड़ा होता है। परमर्दी के जो मशहूर सेनापति थे आला और उदल, वो पहले युद्ध नहीं चाहते, पर राजा अपने साले महिल परिहार के उकसाने पर लड़ते हैं, हार जाते हैं। अच्छा। फिर आला उदल नाराज होकर कन्नौज चले जाते हैं जयचंद के पास। महिल पृथ्वीराज को खबर देता है कि चंदेल कमजोर हैं। पृथ्वीराज फिर हमला करता है, महोबा जीतता है। कहानी तो ये भी कहती है कि परमर्दी की जल्दी ही मौत हो गई या उन्होंने संन्यास ले लिया। लेकिन क्या ये ऐतिहासिक रूप से सही है? लोक कथाओं पर कितना भरोसा किया जा सकता है इस मामले में? देखिए, शिलालेख हमले की पुष्टि तो करते हैं मदनपुर वाले, लेकिन पूरी कहानी पर शक है। सबसे बड़ी बात, ऐतिहासिक सबूत ये बताते हैं कि राजा परमर्दी जो थे वो पृथ्वीराज की मौत के करीब 1 दशक बाद तक जीवित थे और राज कर रहे थे। ओह, तो उनकी मौत तो नहीं हुई थी? नहीं, तो ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज ने महोबा पर हमला किया, लूटपाट की होगी, लेकिन चंदेल राज्य पर कोई स्थायी कब्जा या तो हुआ नहीं या बहुत थोड़े समय के लिए हुआ। ये शायद एक सफल रेड थी, पूरी विजय नहीं। यानी लोक कथाओं ने एक सैन्य छापे को एक बहुत बड़ी विजय का रूप दे दिया। अच्छा, और गुजरात के चालुक्यों से भी उनकी युद्ध हुए, मतलब जहां उनका बचपन बीता था उन्हीं से। हाँ, गुजरात के राजा भीम द्वितीय के साथ भी उनका संघर्ष हुआ, लेकिन बाद में 1187 ईस्वी से पहले दोनों के बीच एक शांति संधि हो गई थी। भीम द्वितीय उस समय शायद छोटे थे, तो ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से उनके प्रधानमंत्री जगतदेव प्रतिहार ने युद्ध का नेतृत्व किया और बाद में संधि भी करवाई। अच्छा। कुछ विवरणों से ऐसा लगता है कि जगतदेव इस संधि को बनाए रखने के लिए बहुत उत्सुक थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद इस संघर्ष में पृथ्वीराज का पलड़ा थोड़ा भारी रहा हो। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि शायद पृथ्वीराज असफल रहे थे गुजरात के खिलाफ और हार के बाद संधि करनी पड़ी। लेकिन पृथ्वीराज रासों में तो इसकी भी एक अलग कहानी है, किसी राजकुमारी को लेकर झगड़ा। इचनी। हाँ, रासो तो हर चीज नाटकीय है। वो कहता है कि पृथ्वीराज और भीम द्वितीय दोनों आबू की परमार राजकुमारी थीं, इच्छनी उनसे शादी करना चाहते थे और इसी बात पर दुश्मनी बढ़ी। अच्छा। रासो तो ये भी कहता है कि भीम ने पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर को मारा था और नागौर पर कब्जा किया था, और फिर पृथ्वीराज ने बदला लिया और भीम को मार डाला। ये सब बातें ऐतिहासिक तथ्यों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। बिल्कुल नहीं खाती होंगी, क्योंकि भीम द्वितीय तो बाद तक जीवित थे। हाँ बिल्कुल, भीम द्वितीय तो पृथ्वीराज के बाद भी दशकों तक जीवित रहे और सोमेश्वर की मृत्यु के समय तो भीम बच्चे थे। तो क्या रासो की कहानी में कोई सच्चाई का अंश नहीं है? क्या नागौर में कोई लड़ाई हुई थी जैसा रासो कहता है? पूरी तरह मनगढ़ंत कहना शायद मुश्किल हो। नागौर के पास से कुछ पुराने शिलालेख मिले हैं जो 1184 ईस्वी में वहां हुई एक लड़ाई का जिक्र करते हैं। उसमें चौहानों की ही एक शाखा थी, मोहिल, उनके सैनिकों के मारे जाने की बात है। अच्छा, तो हो सकता है नागौर में कोई झड़प हुई हो जिसे रासो ने अपनी कहानी में किसी और रंग में ढाल लिया हो, मतलब वो राजकुमारी वाला एंगल जोड़ दिया हो। ये दिलचस्प है कि कैसे एक छोटी घटना या झड़प लोक कथाओं में इतना बड़ा और रोमांटिक रूप ले लेती है। अब आते हैं उस किस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, कन्नौज के राजा जयचंद और संयोगिता की कहानी। हाँ, ये पृथ्वीराज के जीवन का सबसे रोमांटिक और चर्चित पहलू है और इसका मुख्य स्रोत फिर से पृथ्वीराज रासो ही है। कहानी तो सबको पता ही है लगभग कि कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए राजसूय यज्ञ किया। पृथ्वीराज ने उसमें आने से मना कर दिया। फिर जयचंद की बेटी संयोगिता, जो पृथ्वीराज की वीरता के किस्से सुन चुकी थी, उनसे प्रेम करने लगी और फिर स्वयंवर हुआ।
हाँ, जयचंद ने बेटी का स्वयंवर रखा, लेकिन पृथ्वीराज को बुलाया नहीं। बल्कि कहते हैं कि अपमानित करने के लिए द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज की एक मूर्ति लगा दी। हो। पृथ्वीराज फिर भी कुछ योद्धाओं के साथ गुप्त रूप से कन्नौज पहुंचे। संयोगिता ने वरमाला उसी मूर्ति को पहना दी और फिर पृथ्वीराज उन्हें वहां से लेकर दिल्ली आ गए। इस दौरान उनकी गहड़वाल सेना से जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें उनके बहुत से योद्धा मारे गए। और रासो ये भी कहता है कि दिल्ली आके वो संयोगिता के प्रेम में इतने खो गए कि राजकाज पर ध्यान देना कम कर दिया। हाँ, रासो के अनुसार यही उनकी बात की हार का एक बड़ा कारण बना। क्या इस रोमांटिक कहानी में कोई ऐतिहासिक सच्चाई है या ये भी रासो की कल्पना है? देखिए, इस पर इतिहासकार बिल्कुल एकमत नहीं है। किसी भी समकालीन शिलालेख या भरोसेमंद ग्रंथ में संयोगिता या इस स्वयंवर का कोई जिक्र नहीं है। कोई जिक्र नहीं है? नहीं गाड़वाड़ रिकॉर्ड्स में कुछ है। जयचंद ने कोई राजसूय यज्ञ किया हो, इसका भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ये कहानी काफी बाद में लोकप्रिय हुई, ऐसा लगता है। लेकिन अगर ये सच नहीं है तो इतनी लोकप्रिय क्यों हुई? इसका क्या महत्व है फिर? ऐतिहासिक हो या ना हो, इस कहानी ने पृथ्वीराज को एक रोमांटिक हीरो बना दिया। ये लोगों को पसंद आई और इसने पृथ्वीराज और जयचंद के बीच दुश्मनी का एक सरल और नाटकीय कारण दे दिया। हाँ, ये बात तो है। और इसी दुश्मनी के चलते शायद बाद में मोहम्मद गोरी के खिलाफ वो एकजुट नहीं हो पाए, ऐसा माना जाता है। ये कहानी राजपूतों के शौर्य, प्रेम और स्वाभिमान के आदर्शों को भी दिखाती है। चाहे कारण ये कहानी हो या कुछ और गहरी राजनीतिक वजहें रही हों, ये सच है कि उस दौर के उत्तर भारतीय राजाओं में एकता की कमी थी और इसका फायदा बाहरी ताकतों ने उठाया। दिल्ली और किला राय पिथौरा से भी उनका नाम जोड़ा जाता है, राय पिथौरा। हाँ, दिल्ली के जो पुराने किले के खंडहर हैं, उन्हें किला राय पिथौरा कहा जाता है। और राय पिथौरा पृथ्वीराज का ही एक नाम या उपाधि मानी जाती है। रासो कहता है कि दिल्ली के तोमर राजा थे अनंगपाल, जो रिश्ते में पृथ्वीराज के नाना लगते थे। उन्होंने दिल्ली उन्हें सौंप दी थी। लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह सही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि दिल्ली शायद पृथ्वीराज के चाचा विग्रहराज चतुर्थ के समय ही चौहान नियंत्रण में आ गई थी और अनंगपाल तोमर की मृत्यु तो पृथ्वीराज के जन्म से भी पहले हो चुकी थी। तो ये दिल्ली सौंपने वाली बात जो है वो बात की कल्पना लगती है। अच्छा, समझा। अब आते हैं उस टकराव पर जिसने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी, मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध। देखिए, पृथ्वीराज से पहले भी चौहान राजा पश्चिम से होने वाले मुस्लिम हमलों का सामना करते रहे थे, लेकिन 12वीं सदी के अंत तक गजनी का जो गौरी राजवंश था वो चौहान राज्य के पश्चिम में काफी ताकतवर हो चुका था। गौरी से चौहानों का पहला आमना सामना कब और कैसे हुआ? क्या सीधा पृथ्वीराज से ही हुआ? सीधा नहीं। गौरी ने 1175 में मुल्तान जीता और 1178 में उसने गुजरात पर हमला किया। हालांकि वहां उसे चौहलुक्यों मतलब सोलंकियों के हाथों बुरी हार झेलनी पड़ी थी, कासरादा की लड़ाई में। अच्छा, गुजरात में हारा था वो? हाँ, कहा जाता है कि गुजरात जाते हुए उसकी सेना चौहान राज्य की सीमा से गुजरी थी और कुछ मंदिरों को नुकसान भी पहुंचाया था। उस समय पृथ्वीराज के मंत्री थे कदम्बवास। उन्होंने उन्हें इस मामले से दूर रहने की सलाह दी थी। लेकिन गौरी रुका नहीं, उसने धीरे धीरे पंजाब तक अपना नियंत्रण बढ़ाया। हाँ, गुजरात की हार के बाद उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और पंजाब पर ध्यान लगाया। पेशावर, सिंध और फिर लाहौर जीतकर उसने अपना बेस पंजाब बना लिया। अब उसका राज्य चौहान राज्य की सीमा से सीधे टकराने लगा, तो अब युद्ध लगभग तय हो गया था। कहा जाता है कि गौरी ने एक दूत भी पृथ्वीराज के दरबार में भेजा था, शायद अधीनता स्वीकार करने का संदेश लेकर, पर बात नहीं बनी। कितनी लड़ाइयां हुई दोनों के बीच, इस पर भी काफी अलग अलग दावे हैं। कहीं एक, कहीं दो, कहीं बहुत सारी। हाँ, ये दिलचस्प है। जो मुस्लिम इतिहासकार हैं वो आमतौर पर तराइन की 2 मुख्य लड़ाइयों का जिक्र करते हैं, लेकिन कई हिंदू और जैन ग्रंथ हैं जैसे हम्मीर महाकाव्य, प्रबंध कोश, पृथ्वीराज रासो, वो दावा करते हैं कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद घौरी को कई बार हराया था। कितनी बार? कोई कहता है 7 बार, कोई 8 बार, रासो तो 21 बार कहता है, प्रबंध चिंतामणि 22 बार। 21, 22? ये संख्याएं तो साफ तौर पर बढ़ा चढ़ाकर बताई गई लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। शायद छोटी मोटी जो सीमांत झड़पें होती थीं या गौरी के सेनापतियों की कोई हार हुई हो, उनको भी गिन लिया गया हो। पर यह जरूर संभव है कि तराइन की 2 बड़ी लड़ाइयों के अलावा भी शायद कुछ और झड़पें हुई हो उनके बीच। तो तराइन की पहली लड़ाई जो 1190-91 के आसपास हुई, उसमें क्या हुआ? उसमें मोहम्मद गौरी ने चौहान इलाके पर हमला करके तबर हिंदा यानी आज का बठिंडा उसके किले पर कब्जा कर लिया। जब पृथ्वीराज को खबर मिली तो वो अपनी सेना लेकर
जिसमें उनके कई सामंत राजा भी शामिल थे, जैसे दिल्ली के गोविंद राज। वो तबरहिंदा की ओर बढ़े। तराइन, जो आज हरियाणा में तरावड़ी है, उसके मैदान में लड़ाई हुई और इस लड़ाई में पृथ्वीराज की सेना ने गोरी की सेना को बुरी तरह हराया, निर्णायक रूप से। अच्छा, खुद मोहम्मद गोरी बुरी तरह घायल हुआ और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। ये तो बड़ी जीत थी पृथ्वीराज के लिए। लेकिन कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने भागते हुए गोरी का पीछा नहीं किया या उसे पकड़ा नहीं। ये एक बड़ी चूक मानी जाती है अक्सर। हाँ, इस अक्सर एक बड़ी रणनीतिक भूल कहा जाता है। क्यों नहीं किया, इस पर अलग अलग अंदाजे हैं। शायद उन्होंने गोरी की ताकत या उसके इरादों को कम आंका, या वो दुश्मन के इलाके में ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहते थे। शायद एक सीमांत झड़प समझा इसे। हाँ, शायद यही। उन्होंने सिर्फ तबरहिंदा के किले को घेर कर वापस ले लिया, जहां गोरी की सेना ने करीब 13 महीने बाद आत्मसमर्पण किया। लेकिन गोरी को बचकर निकलने और दोबारा बड़ी तैयारी करने का मौका देना, ये बहुत महंगा पड़ा। और फिर सिर्फ 1 साल बाद ही 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई। तैयारी की। तबकाते नासिरी एक स्रोत है, वो बताता है कि उसने करीब 1,20,000 चुनिंदा अफगान, ताजिक और तुर्क घुड़सवारों की एक विशाल सेना इकट्ठी की। 1,20,000। हाँ, और वो मुल्तान और लाहौर के रास्ते वापस तराइन के मैदान में आधमका। इस बार पृथ्वीराज की क्या तैयारी थी? क्या उन्हें दूसरे राजपूत राजाओं का साथ मिला या वो अकेले पड़ गए थे? ऐसा लगता है कि पड़ोसी राजाओं से जो पुरानी दुश्मनी थी, खासकर कन्नौज के जयचंद से, उसके कारण उन्हें पूरा सहयोग नहीं मिला। फिर भी उन्होंने एक बड़ी सेना जमा की। कहा जाता है 100 से ज्यादा राजपूत शासक उनके झंडे तले आए थे। फरिश्ता तो फिर से बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताता है, संख्या 3 लाख घोड़े, 3,000 हाथी वगैरह। खैर, गौरी ने फिर से चालाकी दिखाई। उसने पहले अधीनता स्वीकार करने या वापस जाने का संदेश भेजा। अच्छा। हाँ, फिर जवाब का इंतजार करने के बहाने युद्ध विराम का नाटक किया, जबकि वो असल में हमले की तैयारी कर रहा था। और इस बार गौरी की रणनीति क्या थी? उसने पिछली हार से क्या सीखा था? उसने रात के अंधेरे और धोखे का सहारा लिया। उसने अपनी सेना के एक छोटे हिस्से को रात में कैंप में आग जलाए रखने को कहा, ताकि चौहान सेना को लगे कि पूरी सेना वहीं रुकी हुई है। अच्छा, धोखा देने के लिए। हाँ, बाकी सेना को लेकर वो चुपके से दूसरी तरफ चला गया। और सुबह होने से ठीक पहले, जब चौहान सेना शायद बेफिक्र थी या तैयार नहीं थी पूरी तरह, उसने अपनी तेज तर्रार घुड़सवार तीरंदाजों की टुकड़ियों से चारों तरफ से अचानक हमला कर दिया। और पृथ्वीराज इस चाल में फंस गए। हाँ, हमले के बाद गौरी की सेना ने पीछे हटने का नाटक किया। इससे राजपूत सेना को गुस्सा आया और शायद वो जोश में उनका पीछा करने लगे। दोपहर तक इस भागदौड़ में चौहान सेना बुरी तरह थक गई। तब गौरी ने अपनी ताजी रिजर्व सेना के साथ, कहा जाता है 10,000 घुड़सवार तीरंदाजों की फोर्स थी, उसके साथ जोरदार हमला किया और थकी हुई चौहान सेना को हरा दिया। इस जीत में गौरी के तेज तर्रार घुड़सवार तीरंदाजों और उसकी इस धोखेबाजी वाली रणनीति का बड़ा हाथ माना जाता है। इस हार के बाद पृथ्वीराज का क्या हुआ? उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी मृत्यु कैसे हुई? इस पर भी शायद अलग अलग बातें हैं। हाँ, इस पर भी कई कहानियां हैं, क्लैरिटी थोड़ी कम है। लड़ाई में हार के बाद उन्हें पकड़ लिया गया, ऐसा ज्यादातर स्रोत मानते हैं। कहाँ पकड़ा गया, इस पर भी थोड़ा मतभेद है। शायद सरस्वती किले के पास, जो आज का सिरसा हो सकता है। अच्छा। इसके बाद उन्हें अजमेर ले जाया गया। ज्यादातर भरोसेमंद स्रोत यही मानते हैं। शायद गौरी उन्हें शुरू में अपने अधीन शासक बनाकर राज करना चाहता था। ओह, मतलब उन्हें मारना नहीं चाहता था शुरू में। शायद, जैसा कि बाद में उसने पृथ्वीराज के बेटे गोविंद राज के साथ किया भी। उसे अजमेर का शासक बनाया था। कुछ ऐसे सिक्के भी मिले हैं जिन पर एक तरफ पृथ्वीराज और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम यानी गौरी का नाम है। ये शायद इसी शुरुआती दौर की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई, अगर वो अधीन शासक बनाने वाला था तो? कहा जाता है कि बाद में पृथ्वीराज ने गौरी के खिलाफ कोई साजिश रची या विद्रोह करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें मार दिया गया। अब मृत्यु हुई कैसे, इस पर अलग अलग विवरण हैं। क्या क्या विवरण है? हसन निजामी, जो समकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे, वो कहते हैं कि पृथ्वीराज गौरी के खिलाफ साजिश रचते पकड़े गए और उनका सिर काट दिया गया। प्रबंध चिंतामणि कहता है कि अजमेर की चौहान गैलरी में कुछ चित्र थे जिनमें सुअरों द्वारा मुसलमानों को मारते दिखाया गया था। वो देखकर गौरी गुस्से में आ गया और उसने पृथ्वीराज को कुल्हाड़ी से मार डाला। अच्छा। हमीर महाकाव्य कहता है कि पृथ्वीराज ने कैद में खाना खाने से इनकार कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। एक और जैन ग्रंथ पृथ्वीराज प्रबंध कहता है कि अजमेर में कैद के दौरान पृथ्वीराज ने अपने पूर्व मंत्री कैम्बास से तीर धनुष मांगा ताकि वो दरबार में मोहम्मद गौरी को मार सके। मंत्री ने तीर धनुष तो दिया, लेकिन गौरी को गुप्त रूप से बता दिया। गौरी अपनी जगह पर नहीं बैठा,
वहां एक धातु की मूर्ति रख दी। पृथ्वीराज ने तीर चलाया, मूर्ति टूट गई। सजा के तौर पर उन्हें एक गड्ढे में फेंककर पत्थर मारकर मार डाला गया। ये तो कई अलग अलग कहानियां हैं। हाँ, और वो सबसे मशहूर कहानी पृथ्वीराज रासो वाली कि उन्हें गजनी ले जाकर अंधा कर दिया गया और फिर उन्होंने शब्द भेदी बाण से गौरी को मार दिया, चंदबरदाई के साथ मिलकर। हाँ, ये कहानी बहुत लोकप्रिय है, जिसमें उनके दोस्त कवि चंदबरदाई भी शामिल हैं कि वो गजनी गए और गोरी को अंधे पृथ्वीराज का तीरंदाजी प्रदर्शन देखने के लिए राजी किया। और प्रदर्शन के दौरान चंदबरदाई के दोहे 4 बांस 24 गज पर पृथ्वीराज ने आवाज की दिशा में तीर चलाकर मोहम्मद गोरी को मार दिया। फिर पृथ्वीराज और चंदबरदाई ने एक दूसरे को मार डाला। लेकिन ये तो सच नहीं है। नहीं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ऐतिहासिक तथ्य है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज की मृत्यु के कई सालों बाद तक 1206 ईस्वी तक जीवित रहा और शासन करता रहा, और उसकी मौत अलग परिस्थितियों में हुई थी। तो पृथ्वीराज द्वारा उसे मारना संभव नहीं था। ये कहानी शायद बाद में हारी हुई लड़ाई के दुख को कम करने और पृथ्वीराज को एक अलौकिक मतलब सुपर ह्यूमन हीरो बनाने के लिए गढ़ी गई। समझा। पृथ्वीराज के बाद चौहान साम्राज्य का क्या हुआ? आपने बताया उनके बेटे को शासक बनाया था। हाँ, जैसा बताया, गोरी ने उनके बेटे गोविंदराज को अजमेर का शासक बनाया, लेकिन शायद वो गोरी के अधीन था। पर पृथ्वीराज के छोटे भाई थे हरिराज। उन्होंने गोविंदराज को हटा दिया और अपने पैतृक राज्य का कुछ हिस्सा वापस जीत लिया। अच्छा। गोविंदराज फिर रणथंबोर यानी आधुनिक रणथंबोर चले गए और वहां उन्होंने चौहानों की एक नई शाखा स्थापित की, जो बाद में काफी शक्तिशाली हुई। हरिराज भी बाद में गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक से हार गए और इस तरह अजमेर और दिल्ली पर चौहानों का शासन समाप्त हो गया और उत्तर भारत में तुर्क शासन की नींव पड़ी। तो पृथ्वीराज की विरासत काफी मिली जुली है, मतलब एक तरफ वीरता, दूसरी तरफ हार जिसने इतिहास बदल दिया। बिल्कुल। एक तरफ वो अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, खासकर गौरी के खिलाफ तराइन के पहले युद्ध में शानदार जीत के लिए। दूसरी तरफ उनकी हार ने उत्तर भारत में तुर्क शासन का रास्ता खोल दिया। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनके साम्राज्य का आकार कितना बड़ा था, इस पर भी इतिहासकार एकमत नहीं है। कुछ मानते हैं कि ये काफी विस्तृत था, पश्चिम में सतलज से पूर्व में बेतवा तक और उत्तर में हिमालय की तलहटी से दक्षिण में आबू तक। जबकि कुछ अन्य मानते हैं कि उन्हें विरासत में मिला राज्य छोटा था और उनके जो सैन्य अभियान थे, जैसे चंदेलों या गुजरात के खिलाफ, उनसे कोई स्थायी क्षेत्र विस्तार नहीं हुआ। क्या उनके समय के कोई शिलालेख या ऐसे पुख्ता सबूत मिलते हैं जिनसे उनके शासन के बारे में ज्यादा पता चले? हाँ, कुछ शिलालेख मिले हैं, लगभग 7 के करीब, जैसे बरला, फलोदी, मदनपुर, उदयपुर, विसलपुर से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कोई भी खुद पृथ्वीराज ने जारी नहीं किया था। ये ज्यादातर उनके सामंतों द्वारा दिए गए दान या उनकी कुछ जीतों का जिक्र करते हैं। हाँ, खुद उनके जारी किए हुए नहीं हैं। हाँ, उनके दरबार में कवियों और पंडितों के लिए एक समर्पित मंत्रालय भी था, जिसके प्रमुख पद्मनाभ थे। जयानक जैसे कवि और विद्वान थे, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप जैसे और भी कई कवि और विद्वान उनके दरबार में थे। इससे पता चलता है कि वो कला और साहित्य के भी संरक्षक थे। समय के साथ उनकी छवि कैसे बदली है? क्या वो हमेशा से ऐसे ही महान नायक माने जाते थे जैसा आज हम उन्हें देखते हैं? नहीं, ये बहुत रोचक पॉइंट है। शुरुआती जो जैन ग्रंथ हैं, जैसे प्रबंध चिंतामणि वगैरह, उनमें उन्हें अक्सर एक लापरवाह, थोड़ा अयोग्य राजा की तरह दिखाया गया है, जो अपनी गलतियों, अपनी विलासिता के कारण हारा। ओह, बिल्कुल अलग छवि। हाँ, लेकिन धीरे धीरे, खासकर पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाओं के लोकप्रिय होने के बाद, उनकी छवि एक महान, वीर, रोमांटिक और देशभक्त हिंदू योद्धा की बन गई। उन्हें मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने वाले आखिरी बड़े हिंदू राजा के रूप में देखा जाने लगा। हाँ, उन्हें अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। क्या ये उपाधि सही है ऐतिहासिक रूप से? देखिए, ये उपाधि बहुत प्रचलित है, पर ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह सटीक नहीं है। पहली बात तो ये कि उनके बाद भी भारत में, खासकर दक्षिण में, विजयनगर जैसे कई शक्तिशाली हिंदू राज्य और राजा हुए। सही है। और उत्तर भारत में भी उनके समय में कुछ और राजा शायद उतनी शक्तिशाली थे, जैसे जयचंद ही थे। ये अंतिम हिंदू सम्राट वाली उपाधि शायद अंग्रेजों के समय में, जब जेम्स टॉड जैसे लोगों ने इतिहास लिखा, तब ज्यादा लोकप्रिय हुई। वो मध्यकालीन फारसी मुस्लिम खातों से प्रभावित थे, जिनमें पृथ्वीराज को एक प्रमुख शासक और उनकी हार को भारत की इस्लामी विजय में एक मील का पत्थर बताया गया था। अच्छा। बाद की कथाओं में दिल्ली को उनकी राजधानी बताया जाने लगा, जबकि असल में अजमेर थी। इससे भी उनकी छवि और मजबूत हुई, क्योंकि दिल्ली बाद में सत्ता का केंद्र बनी,
अजमेर में जो उनका स्मारक है उस पर भी उन्हें अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। और आज भी उनकी लोकप्रियता कायम है फिल्मों और टीवी सीरियल्स के जरिए तो बहुत ज्यादा। बिल्कुल, उन पर कई फिल्में बनी हैं, टीवी धारावाहिक बने हैं, बच्चों के लिए अमर चित्र कथा जैसी कॉमिक्स लिखी गई हैं। अजमेर और दिल्ली में उनके स्मारक हैं, वीडियो गेम्स में भी उनका जिक्र आता है। आधुनिक समय में उन्हें अक्सर एक आदर्श नायक और हिंदू गौरव, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में पेश किया जाता है। तो कुल मिलाकर पृथ्वीराज चौहान का इतिहास हमें दिखाता है कि कैसे एक ऐतिहासिक व्यक्ति समय के साथ मिथक और किंवदंती का हिस्सा बन जाता है। उनकी कहानी सिर्फ हार जीत की नहीं है, बल्कि ये भी है कि कैसे इतिहास को अलग अलग नजरियों से देखा, लिखा और याद किया जाता है, और कैसे वो छवि पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है। वाकई उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी शासक की असली विरासत क्या होती है, उसके जीते हुए युद्ध और बनाया हुआ साम्राज्य, या वो कहानियां, वो प्रतीक जो सदियों बाद भी लोगों के जहन में जिंदा रहते हैं और उन्हें लगातार प्रभावित करते रहते हैं। कौन सी चीज ज्यादा स्थायी है? बिल्कुल, ये एक सोचने वाला सवाल है। ओके, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद।